प्यारे विद्यार्थियों, आज हम गाउस के नियम के अनुप्रयोग शुरू कर रहे हैं। तो सबसे पहला अनुप्रयोग जो है वो है गाउस के नियम से अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन। हमने फर्स्ट लेसन के अंदर केवल कूलाम के नियम से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन किया था बिंदु आवेश के कारण, लेकिन हम यहाँ पर जो है गाउस के प्रमेय का अनुप्रयोग पढ़ रहे हैं। उसमें अनंत रेखीय आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र। अनंत रेखीय आवेश क्या होता है वो हम सतत आवेश वितरण में पढ़ चुके हैं कि अनंत रेखीय आवेश का मतलब है कि अगर हमारे पास कोई सीधा तार है और इसकी लंबाई अनंत है, इसे एक समान रूप से धनावेश से आवेशित किया गया है। तो जब ये आवेश इसकी लंबाई पर एक समान रूप से वितरित हैं तो इसे हम रेखीय आवेश वितरण कहते हैं, यानी सतत रूप से आवेश वितरित हैं और अनंत लंबाई का है, इसका मतलब इसका आवेश भी अनंत है। तो ऐसे किसी आवेश के कारण हमें यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। मान लें कि इस तार से स्मॉल r दूरी पर हमारा प्रेक्षण बिंदु P है, जहां हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तार के लंबवत ये स्मॉल r दूरी पर प्रेक्षण बिंदु P है। अब इसके लिए हम दो पॉइंट के अंदर डेरिवेशन करेंगे। फर्स्ट पॉइंट जो हमारा होगा वो होगा विद्युत क्षेत्र की दिशा। विद्युत क्षेत्र की दिशा से मतलब यह है कि क्योंकि जैसे धनावेश और ऋणावेश के कारण हम जो है दिशा देख चुके हैं कि धनावेश से विद्युत क्षेत्र दूर की तरफ होता है, ऋणावेश की तरफ होता है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आवेश वितरण है और आवेश वितरण है तो उस केस में हमें यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की परिणामी दिशा देखनी पड़ेगी। उसके लिए हम यहाँ पे P पॉइंट पर एकांक धनावेश Q0 की कल्पना करते हैं और इस Q0 पर ये सारे धनावेश विद्युत बल यानी प्रतिकर्षण बल आरोपित करेंगे। उस प्रतिकर्षण बलों की परिणामी दिशा ही विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि इन आवेशों को छोटे छोटे अल्पांशों के रूप में मान सकते हैं। मान लें कि हमारे पास में बहुत सारे अल्पांश आवेश हैं। ये मान लो कि O बिंदु है। इस O बिंदु से यहाँ ऊपर की तरफ हम एक अल्पांश आवेश ले लेते हैं dq और इतनी ही दूरी पर नीचे की तरफ भी एक अल्पांश आवेश ले लेते हैं dq। मान लें कि इस रेखीय आवेशित तार का आवेश घनत्व लैम्डा है, यानी रेखीय आवेश घनत्व जिसको हम एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा कहते हैं वो है लैम्डा। और ये अल्पांश लंबाई हम ले सकते हैं स्वैच्छिक dl। तो अब देखें कि इस dq आवेश के कारण इस P पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा दूर की तरफ होगी। हम ऐसे शो कर सकते हैं d। सेम ऐसे ही इस dq अल्पांश के कारण P पॉइंट पर विद्युत क्षेत्र की दिशा यहां भी इस दिशा में दिखा सकते हैं dE। ये वाले कोण सेम होंगे क्योंकि हमने दूरियां समान ली हैं। तो उस केस में ये दूरियां भी सेम हुई तो दोनों विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं परिमाण में समान होंगी, लेकिन दिशाएं अलग अलग हैं। और दिशाएं अलग अलग हैं तो उस केस में हम परिणामी निकालने के लिए इन्हें घटकों में वियोजित करेंगे। घटकों में वियोजन का पहले से हमें तरीका पता है कि हम एक्स वाई अक्ष बना लें। ये तल में स्थित सदिश हैं। ये कोण अगर थीटा है तो यहाँ पे ये कोण थीटा बना, ये कोण थीटा है तो इधर ये कोण थीटा बना। इससे इस डी का इधर घटक थीटा की दिशा में कॉस थीटा हुआ और लंबवत घटक हुआ डी साइन थीटा। सेम ऐसे इस डी का इधर घटक हो गया डी कॉस थीटा और इधर हो गया डी साइन थीटा। ऐसे हम बहुत सारे अल्पांश आवेश ले सकते हैं
सभी ओ बिंदु के दोनों तरफ लिए गए समान दूरी पर लिए गए अल्पांश आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रताएं परिमाण में समान होगी, तो उस केस में उनके साइन घटक परस्पर विपरीत दिशा में कैंसिल आउट हो जाएंगे और कॉस घटक एक ही दिशा में होने के कारण जुड़ेंगे। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जो परिणामी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है सभी अल्पांश आवेशों के कारण वो कॉस घटक की दिशा में प्राप्त होगी। कॉस घटक की दिशा में से मतलब क्या हुआ कि इस रेखीय आवेश से लंबवत दूर की तरफ। तो हम यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की दिशा दर्शा सकते हैं रेखीय आवेश से लंबवत दूर की तरफ। हमने धनावेश लिया है इसलिए लंबवत दूर की तरफ, अगर ऋणावेश होता तो लंबवत उसकी तरफ, यानी आवेशित तार की तरफ। सेकंड जो हम लेते हैं वो लेते हैं विद्युत क्षेत्र का परिमाण। मतलब ये कि पहले हमने विद्युत क्षेत्र की दिशा देख ली, दिशा के बाद दूसरा हम देखते हैं परिमाण। विद्युत क्षेत्र का परिमाण हमें इस रेखीय आवेश के कारण ज्ञात करना है और वो भी गाउस के नियम की सहायता से। तो इसका मतलब ये हुआ कि गाउस के नियम के लिए हम पहले जो है गाउसियन पृष्ठ बनाएंगे और गाउसीय पृष्ठ बनाने के बाद हम विद्युत क्षेत्र का परिकलन करेंगे। तो सबसे पहली बात, जैसे गाउस के नियम के साथ हमें ये पता है कि गाउसीय पृष्ठ जो बनता है वो किसी भी आकार का हो सकता है, स्वैच्छिक होता है, काल्पनिक होता है, लेकिन विद्युत क्षेत्र का परिकलन आसान हो उसके लिए हम एक सममित पृष्ठ की कल्पना करते हैं और वो सममित पृष्ठ गोलाकार, बेलनाकार या घनाकार, घनाभाकार, वो डिपेंड करता है कि आवेश वितरण कैसा है। और ज़रूरी ये होता है कि आवेश वितरण से हम जो प्रेक्षण बिंदु ले रहे हैं वो कहीं पर भी ऐसे जगह पर लें जहाँ से दूरियां समान हों। तो उस केस में ये जो रेखीय आवेश हैं, इस रेखीय आवेश के लिए हम गाउसीय पृष्ठ कैसा बना सकते हैं। मान लो कि ये अनंत रेखीय है और ये हमारी प्रेक्षण दूरी है r। हम प्रेक्षण बिंदु को यहाँ की बजाय यहाँ ले सकते हैं, यहाँ ले सकते हैं, इधर ले सकते हैं, कहीं पर भी, लेकिन दूरी क्या रहनी चाहिए स्मॉल r। इधर भी ले सकते हैं, उधर भी ले सकते हैं। तो उस केस में अगर हम एक काल्पनिक बेलनाकार पृष्ठ बना लें जिसकी त्रिज्या स्मॉल r हो, तो उस केस में हम इसको गाउसीय पृष्ठ कह सकते हैं। ये मान लो कि बेलनाकार गाउसीय पृष्ठ है जिसमें ये हमारा आवेशित तार है, ध्यान रहे, जिस पर धनावेश एक समान रूप से वितरित है। अब हमें विद्युत क्षेत्र की दिशा पहले से पता है रेखीय आवेश से लंबवत दूर की तरफ। तो उस केस में यहाँ पर मैं कहीं पर भी दर्शा सकता हूँ कि ये जो है विद्युत क्षेत्र की दिशाएं हैं, ई वेक्टर कह सकते हैं। अब जब हम इस पृष्ठ से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स देखेंगे तो हम यहाँ पे लिखेंगे गाउसीय पृष्ठ से संबद्ध विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू, हमारे पास फॉर्मूला होता है समेशन ऑफ ई डॉट डी ए। बंद पृष्ठ है, गाउसी पृष्ठ बंद है, और इसी को हम जो है आगे गाउस के नियम से तुलना भी करेंगे। यहाँ हम तीन पृष्ठ बना सकते हैं। कौन कौन से? एक तो ये वृत्ताकार है, ये दूसरा वृत्ताकार है, और ये कंप्लीट जो है वक्राकार पृष्ठ है। तो जैसे मान लो कि ये S1 वृत्ताकार पृष्ठ, ये S2 वृत्ताकार पृष्ठ और ये S3 वक्राकार पृष्ठ।
इन तीनों पृष्ठों के लिए जब हम फ्लक्स को अलग अलग लिखेंगे तो इस टाइप से लिख सकते हैं। खुले पृष्ठ के लिए 4s1 E डॉट डी ए प्लस 4s2 E डॉट डी ए प्लस 4s3 E डॉट डी ए। इसका मतलब ये हुआ कि हमने जो क्षेत्रफल अल्पांश है वो S1, S2, S3 तीन अलग अलग पृष्ठों पर माने हैं। मान लो कि यहाँ पे एक क्षेत्रफल अल्पांश लें तो इस क्षेत्रफल अल्पांश की दिशा पृष्ठ के लंबवत होगी। इसको मैं यहाँ दर्शा सकता हूँ dA वेक्टर, जो E के साथ परपेंडिकुलर होगा। सेम ऐसे ही अगर यहाँ पे एक क्षेत्रफल अल्पांश की दिशा दर्शाई जाए तो यहाँ ये भी E के साथ परपेंडिकुलर होगा। और अगर S3 पृष्ठ पर कोई क्षेत्रफल अल्पांश लिया जाए तो उसकी दिशा विद्युत क्षेत्र की दिशा में होगी। इट मीन्स यहाँ जो थीटा का मान है फॉर S1 एंड S3 E परपेंडिकुलर टू DA, इन दोनों के लिए, सॉरी S3 नहीं है, S2, S1 एंड S2 इन पृष्ठों के लिए E और DA आपस में लंबवत हैं। और लंबवत केस में यानी थीटा 90 और cos 90 0 होता है। तो इट मीन्स यहाँ इन दोनों पृष्ठों से कोई फ्लक्स पारित नहीं होगा। अब तीसरा पृष्ठ जो है उसके लिए हम लिखें फॉर S3 E पैरेलल टू DA, थीटा 0 डिग्री है और cos 0 1 होता है। अब फ्लक्स को हम लिख सकते हैं फाई इक्वल टू समेशन ऑफ EDA cos 90 for S1, summation of EDA cos 90 for S2 plus summation of EDA cos 0 for S3। अब जब हमें पता है कि cos 90 की वैल्यू 0 और cos 0 की वैल्यू 1 होती है तो ये 0 हुआ, ये भी 0 हुआ, ये 1 हो गया। इट मीन्स 0 प्लस 0 प्लस E इंटू DA। अब यहाँ पे ये देखना है कि DA यानी जो हमने अल्पांश लिया है उसका समाकलन एक तरह से होगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हम क्या लिखेंगे बेलन के लिए, यहाँ कुल फ्लक्स फाई इक्वल टू E समाकलन DA, और यहाँ जो DA हैं वो हैं वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बेलन की त्रिज्या में स्मॉल r दे रखी है, हमने मानी है, और मान लें कि ये लंबाई स्मॉल l है तो उस केस में वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल हो गया 2 पाई RL, बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो फाई इक्वल टू ये हमें मिला E इंटू 2 पाई RL। एक समीकरण बना लें। अब हमें यानी ये जो विद्युत फ्लक्स मिला है ये हमें मिला है विद्युत फ्लक्स की परिभाषा से। हम क्या करेंगे गाउस के प्रमेय से तुलना करेंगे। गाउस का प्रमेय हमारा जो है वो क्या है, गाउस के प्रमेय से विद्युत फ्लक्स फाई होता है समेशन ऑफ Q बाई एप्सिलॉन नॉट। हमने यहाँ पे पृष्ठ आवेश घनत्व जो है वो लिया था लैम्डा, सॉरी रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व लैम्डा लिया था, यानी एकांक लंबाई पर आवेश की मात्रा लैम्डा है। तो उस केस में बेलन की लंबाई हमने स्मॉल l ली है तो ये हो गया लैम्डा इंटू l, यानी एकांक लंबाई पर आवेश लैम्डा है तो l लंबाई में परिबद्ध आवेश हो गया लैम्डा इंटू l। तो ये बन गया लैम्डा l बाई एप्सिलॉन नॉट। एक और समीकरण E इंटू 2 पाई RL परिभाषा से मिला,
लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट, ये गाउस के नियम से मिल गया। दोनों की हम कंपेयर करें बाई इक्वेशन 1 एंड 2, तो हमें मिलेगा E इंटू 2 पाई आर एल इक्वल टू लैम्डा एल बाई एप्सिलॉन नॉट। एल से एल को कैंसिल कर लें, तो एल को एल से कैंसिल करने के बाद हम E का डायरेक्ट फॉर्मूला लिख सकते हैं, E इक्वल टू लैम्डा बाई 2 पाई आर एप्सिलॉन नॉट। और ऐसे भी लिख सकते हैं, अगर मैं ऊपर नीचे 2 से गुणा कर देता हूं तो नीचे बन जाएगा 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 लैम्डा बाई आर। तो एक फॉर्मूला तो हमारा ये हो जाएगा। 1 बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को हम के लिख सकते हैं, तो उस केस में ये बन जाएगा 2 के लैम्डा बाई आर। अगर हम वेक्टर फॉर्म में शो करें तो ये बन जाएगा E वेक्टर 2 के लैम्डा बाई आर, आर कैप। E और R के बीच इनवर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है, यानी व्युत्क्रमानुपाती। ध्यान रहे ये व्युत्क्रम वर्ग नहीं है, केवल व्युत्क्रमानुपाती है। और उस केस में अगर हम ग्राफ बनाएंगे E का R के साथ, तो व्युत्क्रमानुपाती का ग्राफ आयताकार अति प्रवलय के रूप में प्राप्त होता है, यानी इस टाइप से आयताकार अति प्रवलय ग्राफ। तो ये हमने जो है गाउस के नियम से एक अनंत रेखीय आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का परिकलन किया। ध्यान रहे कि सबसे पहले हम विद्युत क्षेत्र की दिशा डिनोट करेंगे, और दिशा डिनोट से मतलब ये है कि दिशा पहले, क्योंकि आवेश वितरण है इसलिए हम डायरेक्ट बिंदु आवेश की भांति नहीं बता सकते कि भाई दिशा जो है वो किस दिशा में होगी या किस तरफ होगी। इसलिए पहले दिशा और उसके बाद में विद्युत क्षेत्र का परिमाण, और परिमाण ज्ञात करने का हमेशा तरीका ये रहेगा कि सबसे पहले हम विद्युत फ्लक्स की परिभाषा जो हम पहले पढ़ते हैं, यानी विद्युत क्षेत्र सदिश और क्षेत्रफल सदिश का अदिश गुणनफल, उससे हम पहले जो है परिभाषा से विद्युत फ्लक्स निकालेंगे, और उसके बाद उस परिभाषा से निकाले गए विद्युत फ्लक्स की तुलना गाउस के नियम से करेंगे। तो सभी अनुप्रयोगों में एक ही तरीका है कि विद्युत फ्लक्स फाई बराबर जो E डॉट dA होता है उसी को हमें समेशन ऑफ Q बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर करना है, और इससे हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता प्राप्त हो जाएगी। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसका अगला अनुप्रयोग देखेंगे। धन्यवाद।